आप सभी को जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन एट मौर्य अखिलेश कुमार पर। ये आपने थंबनेल देखा ही होगा, चीज़ें समझ गई होगी कि इस वीडियो में क्या चीज़ें होने वाली है। तो हम शुरू करने से पहले आपसे हर वीडियो की तरह फिर से कहूँगा, जो लोग नए हैं कृपया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में शेयर और लाइक कीजिएगा, जिससे कि और लोगों तक हम लोग पहुँच सके और अपने वीडियो को आगे बढ़ा सकें। तो शुरू करने से पहले आप ज़रूर सब्सक्राइब शेयर और लाइक कर लिए होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं प्रश्नों के सिलसिले को। पहला प्रश्न आप देख रहे हैं क्या है। प्राचीन ओलंपिक खेलों में पेंटाथलॉन में सम्मिलित थे। पेंटाथलॉन, पेंटा का मतलब क्या होता है? 5 होता है। एथलॉन का मतलब होता है प्रतियोगिता, यानी कि 5 इवेंट्स की एक प्रतियोगिता होती थी जिसको पेंटाथलॉन कहते थे प्राचीन ओलंपिक में। तो वो कौन से 5 खेल शामिल किए गए थे, इनके बारे में बात की जा रही है। ठीक है। डिस्कस थ्रो, लॉन्ग जंप, जैवलिन थ्रो, फुट रेस एवं कुश्ती की बात यहाँ पे की जा रही है। दूसरा ऑप्शन क्या है? लॉन्ग जंप, जैवलिन, हाई जंप, घुड़सवारी और फुट रेस। देखिए, दूसरा, तीसरा और चौथा जो ऑप्शन है, तीनों में घुड़सवारी का प्रयोग किया गया है, जबकि प्राचीन ओलंपिक के पेंटाथलॉन में घुड़सवारी नहीं हुआ करती थे। तो ये तीनों ऑप्शन पहले ही गलत हो जाते हैं। ठीक। और ऑप्शन इसका जो सही होता है वो ऑप्शन है आपका पहला ऑप्शन, डिस्कस थ्रो, लॉन्ग जंप, जेवलिन थ्रो, फुट रेस और कुश्ती हुआ करती थी। ठीक है। जो फुट रेस होता है, फुट रेस का मतलब 200 गज की एक दौड़ हुआ करती थी, लगभग 183 मीटर की, उसी को फुट रेस कहा जाता है। इसको और तरीके से, इसको अगर सिस्टमेटिक तरीके से देखना चाहें तो सबसे पहले लॉन्ग जंप हुआ करता था, फिर जेवलिंग, डिस्कस थ्रो, फिर रेसलिंग और उसके बाद स्टेडियम। स्टेडियम जो था वो एक जो स्ट्रेट पथ था दौड़ने के लिए 200 गज का, उसको हम स्टेडियम कहा जाता था। और उसी पे 200 गज की दौड़ हुआ करती थी, एक शॉर्ट रेस हुआ करती थी। ठीक। तो इसका ऑप्शन आपने देखा। और पेंटाथलॉन में कौन कौन से खेल शामिल है इसके बारे में आपने देखा। अब प्रश्न नंबर 2 अगले की बात करते हैं। किस वर्ष AAFI एमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई? 1942, 1946, 48 या 52? तो जब हम बात करते हैं एमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1946 में की जाती है, जब महाराजा यादवेंद्र सिंह और जो एशियन गेम के जनक थे JD सोधी, इन्हीं दोनों लोगों के प्रयास से ये एमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का गठन 1946 में किया जाता है। और इसके पहले प्रेसिडेंट के रूप में भी JD सोधी को पहला प्रेसिडेंट बनाया जाता है, और 1950 तक ये प्रेसिडेंट बने रहते हैं, फिर अपने पद से ये त्यागपत्र दे देते हैं, क्योंकि ये 1950 तक जो उनका लक्ष्य था एशियन गेम को आयोजित कराने का, वो नहीं करा पाते हैं, और उसी से क्षुब्ध होकर इन्होंने इस पद से अपना त्यागपत्र देने का काम करते हैं। ठीक है। तो अब फिर हम लोग आगे के प्रश्नों की बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सुमेल डेकाथलॉन पुरुष के विषय में सही है? पहले दिन में लॉन्ग जंप तीसरी प्रतियोगिता होती थी। प्रथम दिवस में हाई जंप अंतिम से दूसरी प्रतियोगिता होती थी। दूसरे दिन की अंतिम से दूसरी प्रतियोगिता जेवलिन थ्रो होती थी। दूसरे दिन की दूसरी प्रतियोगिता डिस्कस थ्रो होती थी। या फिर दूसरे दिन 100 मीटर दौड़ पहली प्रतियोगिता होती थी। देखिए, हमने तो क्रम याद कर लेते हैं, लेकिन यहीं पे हम लोग गलती कर देते हैं, और बहुत लोगों ने इस तरीके की गलतियां की हैं। क्रम याद रहने के बावजूद भी हमारा सवाल, मतलब कई लोगों का सवाल गलत हुआ, ऐसा बताया गया। तो इसको हम लोग इस तरीके से समझ लेते हैं एक फोटो और एक वीडियो के माध्यम से, कि जो डेकाथलॉन होता है वो पुरुषों के लिए होता है, जिसमें 10 इवेंट शामिल किए जाते हैं। पहले दिन का ये इवेंट है, दूसरे दिन का इवेंट है। पहले दिन में आप देख सकते हैं पहला इवेंट 100 मीटर का है, दूसरा इवेंट लॉन्ग जंप, तीसरा इवेंट शॉर्ट पुट, चौथा इवेंट हाई जंप, और पांचवा इवेंट यानी कि पहले दिन का जो अंतिम इवेंट है वो 400 मीटर का होता है। इसके बाद दूसरा दिन शुरू होता है, और पहला इवेंट दूसरे दिन का क्या होता है? 110 मीटर हर्डल रेस होता है। फिर दूसरा इवेंट डिस्कस थ्रो होता है, तीसरा इवेंट पोल वॉल्ट होता है, और चौथा इवेंट जेवलिंग थ्रो, और अंतिम दिन का अंतिम इवेंट जो होता है 1500 मीटर का होता है। ये इसका क्रम होता है, और इस आधार पर वहां पे जो ऑप्शन सही बैठेगा वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो जैसे इसको अगर हम एक ट्रिक के माध्यम से याद करना सोचे, तो पहले दिन का जो इवेंट होता है, पहला इवेंट क्या होता है? 100 होता है। उसके बाद क्या होता है? लॉन्ग जंप होता है, L होता है। फिर शॉर्ट पुट होता है, फिर हाई जंप होता है, और उसके बाद
400 होता है, यानी कि 100 LSH 400 की बात यहाँ पे की जाती है पहले दिन में। दूसरे दिन हम क्या करते हैं, व्हाट्सएप पे हम लोग खूब डीपी लगाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि 110 क्या करते हैं, डीपी कहाँ पे लगाना है, जब डीपी लगाने जाते हैं, यानी कि जाते हैं मतलब जे, तब हमें क्या मिलता है, 1500 मीटर का काम करना पड़ता है। ये इसके ट्रिक है, ठीक है। और हेप्टाथलॉन जो होते हैं 8 इवेंट इसमें शामिल की जाती है, और इसमें महिलाओं के लिए ये इवेंट शामिल किया जाता है, ठीक है। 7 इवेंट हेप्टाथलॉन में शामिल किए जाते हैं। 2 दिन का ये भी होता है। पहले दिन 100 मीटर हर्डल रेस होता है, पहला इवेंट। हाई जंप दूसरा इवेंट। तीसरा 60 फुट होता है। चौथा 200 मीटर स्प्रिंट। और दूसरे दिन का पहला इवेंट देखिए लॉन्ग जंप है, फिर जेवलिन थ्रो है और 800 मीटर है। तो हमने यहाँ पे पुरुष की बात की गई थी कि डेकाथलॉन की, तो उसमें जो भी चीज़ें सेट बैठ रही है आप उस चीज़ को देखिएगा और समझ लीजिएगा इस फोटो के माध्यम से। फिर हम आगे की प्रश्न की बात करते हैं। रिले रेस के विषय में कौन कथन सही है। रिले रेस में 6 सदस्यीय टीम होती है, इसके बारे में तो ये इस प्रश्न का जो ए ऑप्शन होता है वो सही होता है, ठीक। इसके बाद हम ई की बात करते हैं। एक्सेलरेशन जोन 20 मीटर का होता है। देखिए पहले की रूल के अकॉर्डिंग देखें तो एक्सेलरेशन जोन जो होता है आपका क्या होता था, 10 मीटर का हुआ करता था, और फिर एक्सचेंज जोन जो होता है 20 मीटर का हुआ करता था, ठीक है। यानी कि 30 मीटर पूरी दी जाती थी आपको जगह, जिसमें 10 मीटर जो लीड प्लेयर होता है उसको अपना एक्सलरेट करने के लिए समय मिलता था, और 20 मीटर के अंदर बैटन को एक्सचेंज करना होता था। आज के समय में क्या होता है, एक्सलरेशन जोन को खत्म कर दिया गया और पूरा 10 और 20 जो दो भाग थे अब उसको एक बना के टोटल 30 मीटर का एक्सचेंज जोन बना दिया गया है। तो इसमें सबसे पहले ई ऐसे ही क्या होता है, गलत हो जाता है। अब देखिए ऑप्शन की जब हम बात करें तो 3 ऑप्शन ऐसे ही इसमें गलत हो गए। ऑप्शन ए, ऑप्शन तीसरा और ऑप्शन चौथा, ये तीनों चीजें गलत हो जाती है। फिर इसके बाद क्या सही चीजें होती है, बैटन की लंबाई 28 से 30 सेंटीमीटर होती है, ये भी इस प्रश्न ये ऑप्शन सही हो जाता है। और जो बैटन का भार होता है, जब हम बैटन की भार की जब हम बात करते हैं तो ये कम से कम 50 ग्राम तक होना चाहिए, ये इसका सही हो जाता है। और जब हम इसकी परिधि, जो बैटन की परिधि होती है, तो उस परिधि की बात करते हैं तो 12 सेंटीमीटर इसकी होनी चाहिए। 12 सेंटीमीटर क्या होती है, उसकी पूरी परिधि होती है। मान लीजिए कि ये आपका बैटन होता है, ठीक, इस प्रकार से, तो इसकी जो पूरी क्या हो जाती है, लंबाई जो होती है 28 से 30 सेंटीमीटर, यानी 280 से क्या होता है 300 के बीच में होती है। और जो इसका वजन होता है अधिक से अधिक या कम से कम 50 ग्राम तक होना चाहिए। और जो इसकी परिधि यानी कि जो गोलाई होती है ये 12 सेंटीमीटर तक होती है, न कि 8 से 10 सेंटीमीटर। तो इसलिए सी भी गलत हो जाता है और आपका ई भी गलत हो जाता है। तो ऑप्शन क्या होता है, ए, बी और डी, अर्थात कहें तो इसका ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाता है, ठीक है। अब आगे की प्रश्न की बात करते हैं। लंबी कूद यानी कि लॉन्ग जंप के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। टेकअप बोर्ड की लंबाई जो होती है 1.22 प्लस 0.1 मीटर की होती है। बिल्कुल, जो भी टेकअप बोर्ड लगाया जाता है वो 1.22 मीटर क्या होती है, लंबी होती है, ठीक है, रखी जाती है। उसके बाद टेकअप बोर्ड की चौड़ाई, जो टेकअप बोर्ड की चौड़ाई की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे ये चीज़ें क्या होती है, गलत हो जाती है, क्योंकि इसकी जो चौड़ाई होती है 30 सेंटीमीटर के बजाय क्या होती है, ये 20 सेंटीमीटर हो जाती है। तो इसलिए बी भी क्या होता है, गलत हो जाता है। इसके बाद जब हम बात करते हैं टेकअप बोर्ड की मोटाई, जब हम टेकअप बोर्ड की मोटाई की बात करते हैं तो आता है 10 सेंटीमीटर क्या हो जाता है, आपका टेकअप बोर्ड की मोटाई हो जाती है। तो ऑप्शन सी भी, स्टेटमेंट सी भी सही हो जाता है। अब बात करते हैं प्लास्टिक इंडिकेटर यानी सूचक की जो चौड़ाई की बात करते हैं 30 सेंटीमीटर के बजाय, सॉरी 10 सेंटी, यहाँ पे 20 सेंटीमीटर दे रखा है, इसके बजाय ये क्या होना चाहिए, 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो इसलिए ऑप्शन ये जो स्टेटमेंट डी है ये भी गलत हो जाती है। अब क्या होता है, रनवे व प्लास्टिक इंडिकेटर के बीच 45 डिग्री का कोण बनाया जाता है। बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। मान लीजिए कि इसका इस स्टेटमेंट के कहने का तात्पर्य ये होता है कि जो आपका रनवे होता है, यानी कि जो आपका टेकअप बोर्ड लगाया जाता है, उस टेकअप बोर्ड से थोड़ा सा ऊपर
की तरफ आपका प्लास्टिसिन इंडिकेटर बोर्ड कुछ इस तरीके से लगाया जाता है। और जब इसकी एंगल की बात करते हैं, इस एंगल की बात करते हैं तो ये 45 डिग्री बनने का काम करता है। उससे प्लास्टिसिन इंडिकेटर जो होता है एक सूचक के रूप में काम करता है। जैसे खिलाड़ी इस पर प्लास्टिसिन इंडिकेटर पर पैर रखता है, यहाँ पे लाइटें जल जाती हैं और उसका जो कूद वाला प्रक्रम था उसको रद्द कर दिया जाता है, क्योंकि वो फाउल काउंट हो जाता है, क्योंकि वो आगे बढ़कर जंप किया हुआ है। तो इस तरीके से 3 स्टेटमेंट जो होता है इसमें सही दिए गए हैं। तो ए, सी और ई इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाता है और ऑप्शन तीसरा नंबर इसका सही उत्तर है। ये फोटो है, इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि ये आपका टेकअप बोर्ड की मोटाई हो जाती है, ये आपकी चौड़ाई हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पर ये प्लास्टिसिन इंडिकेटर बोर्ड लगा है जिसकी चौड़ाई क्या होती है 10 mm की हो जाती है। तो इसके बारे में ये चीज़ें समझ लीजिएगा आप। अब इसके बाद हम लोग शॉर्ट पुट की बात हम लोग करने का काम करते हैं। शॉर्ट पुट के बारे में 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो बात करते हैं, पहला स्टेटमेंट क्या है, शॉर्ट पुट वृत्त का व्यास क्या होता है 2.315 मीटर का होता है। अर्थात पहला जो स्टेटमेंट है सही हो जाता है, क्योंकि इसका जो व्यास होता है 2.135 मीटर का होता है। फिर स्टाफ बोर्ड की जो लंबाई होती है ठीक एज ए ट्रैक के समान ही होती है। तो ऑप्शन बी भी जो स्टेटमेंट है वो सही हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन स्टेटमेंट सी में दे रखा है कि इसकी चौड़ाई कितनी होती है 14.2 सेंटीमीटर से लेके 30 सेंटीमीटर की, जो कि इसका एक गलत चौड़ाई होता है। इसकी चौड़ाई की जब हम लोग माप करते हैं और जब हम ऑप्शन स्टेटमेंट डी की बात करते हैं तो स्टाफ बोर्ड की ऊंचाई की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर की दे रखा है, जो कि गलत हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होता है ए और बी सही हो जाता है। तो ए और बी इस प्रश्न ऑप्शन नंबर 4 सही होता है। यहाँ पर इस फोटो के माध्यम से उन चीज़ों को समझ सकते हैं कि इनके बीच का जो कोण होता है वो 34 क्या होता है 9 डिग्री का बनाने का काम करता है, ठीक है। ये आपका क्या है, जो सामने वो बोर्ड रखा होता है लकड़ी का उसके बारे में दे रखा है 1.21 मीटर का सेंटीमीटर ये लंबी हो जाती है। और इसकी जो साइड की जो साइड वाली चौड़ाई होती है वो 30 सेंटीमीटर तो होती है, लेकिन 14 सेंटीमीटर के आसपास नहीं होती। इसलिए ऑप्शन जो तीसरा स्टेटमेंट था वो गलत हो रहा था, ठीक है। और इसकी जो बीच की मोटाई हो जाती है वो आपका 11 सेंटीमीटर की बन जाता है। इसके बाद जब हम बात करते हैं इसकी मोटाई की, यानी कि कितना ऊपर रहता है सरफेस से, तो ये आपका 10 से लेके 8 सेंटीमीटर तक ये ऊपर की तरफ रहने का काम करता है, ठीक। तो इससे आप समझ सकते हैं उन चीज़ों को। फिर आगे के प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। बैडमिंटन के बारे में प्रश्न दे रखा है। स्टेटमेंट ए है, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस फेडरेशन की स्थापना 1934 में हुई थी। आईबीएफ का नाम 2004 में बदलकर बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन रखा गया। वर्ष 1992 में इसे ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के रूप में मान्यता दी गई। थॉमस कप वर्ष 1950 में शुरू किया गया। उबर कप 1956 में किया गया। तो इसका ये पांचों क्या है, बैडमिंटन के बारे में स्टेटमेंट दे रखे हैं। इसमें से कौन स्टेटमेंट सही है, इसके बारे में हमें चुनाव करना है। तो ऑप्शन ए की जब हम बात करते हैं तो बैडमिंटन फेडरेशन की स्थापना 1934 में की गई थी और ये स्टेटमेंट सही हो जाता है। इसके बाद स्टेटमेंट बी जो होता है ये 2006 में नहीं बल्कि 2004 के बजाय ये 2006 में इसका नाम बदल के बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन कर दिया गया। इससे पहले ये क्या था, इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन के नाम से जाना गया था। तो इसमें जो बी होता है वो क्या होता है, गलत हो जाता है, ठीक है, बी गलत हो जाता है। इसके बाद जब इसको ओलंपिक में शामिल करने की बात आती है तो बार्सिलोना ओलंपिक 1900 क्या होता है 92 में खेला जाता है और उसमें पहली बार बैडमिंटन को शामिल किया जाता है। तो ऑप्शन सी भी क्या होता है, सही हो जाता है। और 1992 की जब हम बात करते हैं तो 1992 से ही क्या होता है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया जाना शुरू किया गया था भारत में, ठीक। इसके बाद स्टेटमेंट सी की बात करते हैं। थॉमस कप वर्ष 1950 से आरंभ न होके बल्कि ये 1948 में शुरू किया गया था और उबेर कप वर्ष 1956 में आरंभ हुआ था। तो ये जो स्टेटमेंट ई है सही हो जाता है। देखिए थॉमस कप अब उबेर कप के बारे में लोग कहते हैं कंफ्यूज हो जाता है, कौन पुरुष का कौन महिला का। देखो दोनों कप क्या है, बैडमिंटन विश्व कप के ट्रॉफी का नाम है।
जो थॉमस कप है पुरुष बैडमिंटन विश्व कप ट्रॉफी का नाम है, और उबेर कप जो होता है वो महिला बैडमिंटन विश्व कप ट्रॉफी का नाम होता है। याद करने का तरीका जैसे होता है, हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं ना कि जो पुरुष वर्ग होता है, जो मेल होता है, वो चीज़ों को थामने का, संभालने का काम करता है। तो थामता है चीज़ें तो तभी तो संभलती है, तो वहाँ से थॉमस कप हो जाता है। और महिलाओं को कहा जाता है कि किचन में ये उब जाती हैं काम करते करते, तो महिलाओं के लिए उबेर कप आ जाता है। ये याद करने का एक तरीका है आसान सा। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? स्टेटमेंट ए सही है, सी सही है और ई सही है। यानी कि जब इसके स्टेटमेंट को खोजने का हम लोग काम करेंगे तो स्टेटमेंट ई सही हो जाता है, फिर स्टेटमेंट ए सही है, स्टेटमेंट यानी कि ऑप्शन बी दूसरा जो होता है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। ठीक है, फिर हम लोग आगे की प्रश्न की बात करते हैं। जिम्नास्टिक के विषय में कौन सा कथन सही है? अब जिम्नास्टिक की हम लोग बात करते हैं तो 1881 में फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल जिम्नास्टिक की स्थापना हुई थी। बिल्कुल ये ऑप्शन सही हो जाता है। फिर वाल्टिंग टेबल जो होता है महिला उपकरण और पुरुष उपकरण दोनों के लिए हो जाता है। हॉरिजॉन्टल बार उपकरण केवल महिलाओं के लिए है, अनइवन बार महिलाओं के लिए, समांतर बार उपकरण पुरुष और महिला दोनों के लिए होता है। तो सबसे पहले देखने का काम कीजिए कि महिलाओं के लिए 4 इवेंट होता है और पुरुषों के लिए 6 होता है। ये मैन के लिए होता है और ये वुमेन के लिए होता है। इसमें 2 इवेंट कॉमन होते हैं। एक इवेंट जो होता है आपका जो एक वाल्टिंग हार्स टेबल जो होता है वो एक कॉमन होता है, और एक यहाँ पे चीज़ों को देख सकते हैं जो फ्लोर एक्सरसाइज होती है, ये आपका मैन का शामिल हो जाता है, और यहाँ पे वुमेन का 4 इवेंट इसमें शामिल है और 6 इवेंट मेंस में कराए जा रहे हैं। फ्लोर एक्सरसाइज महिलाओं में कॉमन है, और वाल्टिंग हार्स टेबल ये 2 इवेंट जो होते हैं पुरुष और महिला में कॉमन हो जाते हैं। इसके अलावा जब बात करते हैं पुरुष में क्या होता है, पामेल हॉर्स हो जाता है, पामेल हॉर्स, फिर रिंग्स हो जाता है यानी कि बैलेंसिंग बीम की बात की जाती है। फिर यहाँ पे पैरेलल बार होता है जिसको हम समानांतर बार लिखा हुआ था, और ये हाई बार यानी कि हॉरिजॉन्टल बार की ये बात कर रहा है। और महिलाओं में क्या है, अनइवन बार और जो बैलेंसिंग बीम है ये दोनों क्या होते हैं, अलग होते हैं। तो इस प्रश्न को अगर हम लोग इस फोटो के माध्यम से समझने का काम करें तो वाल्टिंग टेबल उपकरण क्या होता है, महिला और पुरुष दोनों के लिए था। ठीक, ये दोनों ऑप्शन सही हो जाते हैं। अब हॉरिजॉन्टल बार जो होता है महिलाओं के लिए नहीं बल्कि सिर्फ पुरुषों के लिए होता है, और ये अनइवन बार जो होता है सिर्फ महिलाओं के लिए होता है, और समानांतर बार यानी पैरेलल बार ये भी सिर्फ पुरुषों के लिए होता है, महिला के लिए नहीं होता। तो इसमें ए बी और जो डी स्टेटमेंट है सही हो जाता है। और इस हिसाब से अगर कहा जाए तो ये ऑप्शन जो होता है इसमें नहीं शामिल किया गया था। मतलब यहाँ पर अगर सी के जगह पे अगर डी होता तो ऑप्शन ए सही हो जाता। ठीक है, लेकिन ये चीज़ें बदली होंगी जरूर, ऐसा उम्मीद है। ठीक, अब हम लोग आगे की तरफ चलने की काम करते हैं। जूडो की संबंधित खेल आता है तो जूडो महिला वर्ग को 1964 ओलंपिक में जोड़ा गया था? नहीं, बिल्कुल नहीं। 1964 में क्या होता है, जूडो को जोड़ा गया था, न कि महिला को। देखिए 1964 का जो ओलंपिक होता है टोक्यो ओलंपिक होता है टोक्यो में, और टोक्यो का राष्ट्रीय खेल एज ए जूडो होता है जिसको हम जापानी कुश्ती के नाम से भी जाना जाता था। तो चूंकि वहां पे आयोजित हो रहा था तो आईओसी ने दे रखा कि मेजबान देश अपने यहाँ का खेल शामिल कर सकता है, और वहीं से जूडो क्या तो ओलंपिक में शामिल किया जाता है। जब महिला वर्ग की बात आती है तो हम लोग बात करते हैं 1988 में सियोल ओलंपिक की, वहां पे महिलाओं वर्ग के लिए शामिल किया जाता है। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाता है। अब दूसरी स्टेटमेंट की बात करते हैं, जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1965 में की जाती है। बिल्कुल की जाती है, और ये स्टेटमेंट क्या होता है, सही हो जाता है। और इसके बाद जब हम स्टेटमेंट सी की बात करते हैं, कोशिवाजा हिप टेक्निक। कोशिवाजा जो होता है एक प्रकार का हिप टेक्निक होता है जहां पे विपक्षी खिलाड़ी अपने विपक्षी खिलाड़ी के जो हिप वाली पोर्शन उसको पकड़ के क्या कहता है, पटकने का काम करता है। तो उस स्थिति को हम कोशिवाजा हिप टेक्निक के नाम से जाना जाता है। तो ये ऑप्शन भी जूडो में क्या होता है, सही हो जाता है। ठीक, इसके बाद की जब हम लोग बात करते हैं टेकवाजा चेकड़िंग टेक्निक, ये जो होता है जूडो से संबंधित नहीं होता, तो ये डी भी गलत हो जाता है। यानी कि स्टेटमेंट ए और डी क्या होता है, गलत होता है। यानी कि बी और सी इस प्रश्न का सही उत्तर बनता है, ऑप्शन सेकंड इसका सही उत्तर है। अब बात करते हैं हम लोग टेबल टेनिस
से जुड़ा हुआ प्रश्न होता है, टेबल टेनिस में कौन सा कथन सही है? इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन की स्थापना की यहाँ पे स्टेटमेंट ए में की बात कर रहा है। तो ये स्टेटमेंट जो होता है पहला सही हो जाता है, जहाँ पे ITTF के नाम से, ITTF इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन के नाम से 1926 में बनाया जाता है, जिसका जो कार्यालय होता है वो लुसाने स्विट्जरलैंड में बनाया जाता है। इसके बाद जब अगर हम भारत की फेडरेशन की बात कर लेते हैं, तो भारत की फेडरेशन क्या होते हैं? 1937 में बनाई जाती है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, TTFI के नाम से बनाई जाती है। फिर क्या होता है? टेबल की जो लंबाई होती है, लंबाई के बारे में यहाँ पे ऑप्शन क्या गलत दे रखा है, क्योंकि यहाँ पे 290 के जगह पे 274 क्या होता है? सेंटीमीटर इसकी जो लंबाई होती है टेबल की होती है। और जब चौड़ाई की भी बात करते हैं, तो यहाँ पे चौड़ाई भी क्या होता है? गलत दे रखा है। 1.35 मीटर के जगह पर इसकी जो चौड़ाई होती है वो 152.5 मीटर की हो जाती है। ठीक है, और इसकी फर्श से टेबल की ऊंचाई 76 सेंटीमीटर की होती है। तो यहाँ पे ये चीजें सही दे रखा है, यानी कि स्टेटमेंट ए और जो स्टेटमेंट डी है वो दोनों ही सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या बनेगा? ऑप्शन ए, पहला ऑप्शन इसका सही बने, ए और डी। यहाँ पे इस चित्र के माध्यम से उसकी मेजरमेंट को आप समझ सकते हैं। दोस्त, आपको कैसा लग रहा है ये तरीका? जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ में जो भी समस्याएं, जो भी कन्फ्यूजन है, हो सकता है कि आप हमारे समझाने के तरीके से संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं, जरूर उसके लिए आप कमेंट या हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करके बताइए, और बेहतर तरीका हम लगाने का प्रयास करेंगे। साथ में सब्सक्राइब, शेयर और लाइक आप जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब, शेयर, लाइक होता है दोस्तों, इससे क्या होता है? एक मनोबल बनता है कि नहीं, हमारे साथ जिनके लिए मैं कर रहा हूँ वो भी हमारे लिए कुछ कर रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा समय निकाल के आप सब्सक्राइब, शेयर, लाइक जरूर करें। चलते हैं आगे के प्रश्नों पे। कुश्ती में एरीना के विषय में कौन सा कथन सही है? केंद्रीय वृत्त का व्यास 2 मीटर का होता है। केंद्रीय कुश्ती का व्यास 7 मीटर का होता है। केंद्रीय कुश्ती के क्षेत्र के बाहर की ओर 1 मीटर चौड़ी नारंगी पट्टी होती है। केंद्रीय पट्टी के बाहर 2 मीटर चौड़ा क्षेत्र होता है, जिसे हम प्रोटेक्शन एरिया कहते हैं। ये 4 स्टेटमेंट दिए गए, इन चीजों को हम लोग फोटो के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ये हमारा कुश्ती का क्या होता है? एरिना होता है। इसमें एक रेड कार्नर होता है, एक ब्लू कार्नर होता है। पूरे जो हम मैट की बात करते हैं, तो ये 12 बाई 12 का क्या होता है? आपका पूरा मैट हो जाता है। अब इसके जैसे जैसे हम लोग का स्टेटमेंट दे रखा, उसी हिसाब से अगर समझने का हम प्रयास करते हैं, तो क्या चीजें निकल के आती? जो केंद्रीय वृत्त होता है वो 1 मीटर का होता है। एक छोटा सा वृत्त बनाया गया होगा नारंगी रंग का, और उसके बाद एक 7 मीटर का एक व्यास का एक वृत्त बनाया गया है। फिर एक नारंगी पट्टी का जो किनारा बनाया गया है वो 1 मीटर का हो जाता है, और फिर उसके बाहर 1.5 सेंटीमीटर का, यानी 1.5 सेंटीमीटर का क्या होता है? आपका प्रोटेक्शन एरिया बनाया जाता है। ठीक है, तो और आप देख सकते हैं सेंट्रल रेसलिंग जो एरिया होता है, ये सेंट्रल रेसलिंग एरिया, ये 7 मीटर व्यास के दायरे में बनाई जाती है। तो इस हिसाब से अगर इस प्रश्न को समझने का हम लोग बात करें, तो केंद्रीय वृत्त का व्यास 2 मीटर की जगह पर क्या होता है? 1 मीटर का हो रहा था। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। केंद्रीय कुश्ती क्षेत्र का व्यास 7 मीटर दे रखा था, जो सेंट्रल रेसलिंग जोन था। तो दूसरा सही हो जाता। अब क्या होता है? नारंगी पट्टी 1 मीटर की होती है बाहर की तरफ। ठीक है, तो स्टेटमेंट सी भी सही हो जाता है। अब नारंगी पट्टी के बाहर 2 मीटर चौड़ा क्षेत्र होता है, जिसे प्रोटेक्शन एरिया कहते हैं। बाहरी क्षेत्र को तो प्रोटेक्शन एरिया हम कहते हैं, लेकिन ये प्रोटेक्शन एरिया 2 मीटर का ना होकर 1.5 मीटर का होता है। तो ऑप्शन जो स्टेटमेंट डी है, ये भी क्या होता है? गलत हो जाता है। यानी कि यहाँ पे 2 स्टेटमेंट सही है, बी और सी, और जहां पे भी बी और सी होगा उस चीज को हम लोग सही करने का काम करेंगे, और ऑप्शन तीसरा नंबर इस प्रश्न का सही उत्तर बनता है। आपको उम्मीद है कि समझने में आसानी हो रही होगी, फोटो के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से। इसलिए हम इस चीज़ों को शामिल किए हैं कि चीज़ों को हमें भी देख के और बेहतर तरीके से समझाने में मदद मिल जाती है। तो उम्मीद है सब्सक्राइब, शेयर और लाइक आप जरूर करे होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। नहीं भी करे होंगे कोई दिक्कत नहीं, साथ देने वाले जरूर देंगे। आगे के प्रश्न की बात करते हैं बास्केटबॉल के बारे में। बास्केटबॉल के विषय में कौन सा कथन सही है? बास्केटबॉल जेम्स
नाथ स्मिथ ने इसे 1881 में खोजा था। कोर्ट की लंबाई 28 से 15 मीटर के बीच 15 मीटर होती है, यानी 28 मीटर लंबी और चौड़ाई 15 मीटर की होती है। केंद्रीय वृत्त का व्यास 4 मीटर होता है। अंतिम रेखा से 5.8 मीटर पर फ्री थ्रो लाइन होती है। बैकबोर्ड 1.80 से लेकर लंबा और 1.20 मीटर चौड़ा होता है। ये कुल मिला के 5 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। इसी में से हमें सही स्टेटमेंट चुन के सही ऑप्शन का चुनाव करना है। तो इसमें जो पहला स्टेटमेंट होता है वो 1881 के जगह पर 1891 होना चाहिए। 1891 में जेम्स नाथ स्मिथ ने स्प्रिंगफील्ड कॉलेज अमेरिका के अंदर इसको सबसे पहले शुरू किया था और 1892 में इसकी पहली प्रतियोगिता कराने का काम किया था। तो ये स्टेटमेंट ए क्या होता है, गलत हो जाता है। इसके बाद स्टेटमेंट बी की बात करते हैं तो कोर्ट की लंबाई 28 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर होती है। तो ऑप्शन बी जो होता है स्टेटमेंट बी सही होता है। अब बात करते हैं केंद्रीय वृत्त का व्यास। केंद्रीय वृत्त का व्यास जो होता है 4 मीटर न होके बल्कि ये क्या होता है 3.60 मीटर का एक व्यास होता है, यानी कि इसकी त्रिज्या 1.80 मीटर की होती है और पूरा जो गोले का व्यास होता है ये 3.60 मीटर होता है। इसकी जब हम बात करते हैं स्टेटमेंट डी की, तो अंतिम रेखा से 5.80 मीटर अंदर की तरफ एक लाइन बनाई गई होती है जिसको फ्री थ्रो लाइन कहा जाता है। तो स्टेटमेंट जो होता है डी सही हो जाता है। इसके बाद हम लोग स्टेटमेंट ई की बात करते हैं। बैकबोर्ड जो लगाया गया होता है पोल के ऊपर उसकी मेजरमेंट की जो लंबाई होती है वो 180 सेंटीमीटर यानी कि 1.80 मीटर तो होता है। यहाँ तक तो सही है चीज़ है, लेकिन ये 120 मीटर चौड़ा न होके बल्कि ये 1.05 मीटर चौड़ा होता है, यानी 105 सेंटीमीटर का होता है, न कि 120 सेंटीमीटर का। तो ऑप्शन ई भी क्या होता है, गलत हो जाता है। तो इसमें दो स्टेटमेंट ही सही होते हैं, एक होता है बी और दूसरा होता है डी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या बनेगा, ऑप्शन 4 बी और डी। ठीक है, अब हम लोग आगे की बात करते हैं। इस फोटो की चीज़ें शामिल की गई है चीज़ों को समझने के लिए। अब हम लोग बात करते हैं क्रिकेट से जुड़ी हुई चीज़ें आ रही हैं। क्रिकेट बैट की लंबाई 38 इंच होती है, बैट की चौड़ाई 4.50 इंच की होती है। क्रिकेट गेंद का भार 1.55.9 से लेकर 163 ग्राम और पिच की लंबाई जो होती है 20.12 मीटर और स्टंप की भेल सहित ऊंचाई जो होती है 28 इंच की रूप में दिया गया है। तो इसमें पहले स्टेटमेंट की जब हम लोग बात करते हैं, क्रिकेट बैट की लंबाई जो होती है 38 इंच की होती है, यानी कि ये स्टेटमेंट सही। 38 इंच की जब हम लोग बात करते हैं तो बात आती है 96 सेंटीमीटर की होती है। थोड़ा सा इसमें प्लस कुछ होता है, अभी ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन 96 दशमलव कुछ सेंटीमीटर का होता है। ठीक, 38 इंच। दूसरी स्टेटमेंट की जब हम बात करते हैं क्रिकेट बैट की चौड़ाई की जब हम लोग बात करते हैं तो चौड़ाई जो होते हैं 4.50 इंच न होके बल्कि ये क्या होता है 4.25 इंच का होता है। 4.5 इंच का मतलब होता है 10 सेंटीमीटर के आसपास आता है। तो स्टेटमेंट बी जो होता है गलत हो जाता है। फिर इसके बाद सी की बात करते हैं तो क्रिकेट गेंद के भार की बात दिया गया है 155.9 से लेके 163 ग्राम का होता है, यानी अगर इसको हम कहूँ तो 5.5 से लेके 5.75 औंस जो होते हैं गेंद का भार, ये स्टेटमेंट सही हो जाता है। फिर क्रिकेट पिच की जो लंबाई होती है 20.12 मीटर की होती है, सिंपली हम लोग जानते हैं। और फिर जो स्टंप की जो ऊंचाई होती है वो 28 इंच की होती है। 28 इंच की जब हम लोग बात करते हैं तो उसके ऊपर एक वेल्स गिल्ली रख दी जाती है, वो 0.5 इंच मोटी होती है। तो स्टंप सहित जो वेल्स की जो ऊंचाई बन जाती है वो 28.5 इंच बन जाती है। और इसमें लगभग बी स्टेटमेंट को छोड़ के सभी स्टेटमेंट चारों सही हो जाते हैं। तो ऑप्शन 2 इस स्टेटमेंट का सही ऑप्शन होता है, ए सी डी और ई। और इसको थोड़ा सा इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि चीज़ें क्या है, बॉल, द पिच, स्टंप की साइज और बैट की साइज के बारे में। ये जो डाटा हमने आपके सामने रखा हुआ है ना, ये रूल बुक के अकॉर्डिंग है, किसी बुक के अकॉर्डिंग नहीं है, बल्कि ये एसोसिएशन द्वारा जो चीज़ें हैं वो आपके सामने है। बताइएगा जरूर ये प्रयास कैसा आपको लगा और साथ में सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। आगे के प्रश्न की बात करते हैं फुटबॉल पे
ये चीज़ें आ रही हैं। ठीक है। पहला स्टेटमेंट है डूरंड कप का आरंभ 1888 में होता है। बिल्कुल होता है। शिमला में इसको सबसे पहले शुरू किया गया, सॉरी, कोलकाता में शुरू किया गया था। और डूरंड कप के ऊपर एक विस्तृत हमने वीडियो यूट्यूब अपने चैनल पर डाला हुआ है, जरूर आप उसको देखिएगा। एक एक चीज हमने लिखा है, वो उस वीडियो में डाला हुआ है कि डूरंड नाम क्यों पड़ा, कब पड़ा, कहाँ, कैसे कैसे इसके स्थान परिवर्तित किए गए, वर्तमान में चैंपियन कौन है, सबसे अधिक बार किसने इस कप को जीता हुआ है, सारी चीजें उस वीडियो में है। ठीक है। स्टेटमेंट बी की बात करते हैं तो फुटबॉल का जो भार की जब हम लोग बात करते हैं, फुटबॉल की जब भार की बात करते हैं तो 410 से लेकर 450 ग्राम तक की इसकी वजन आता है, जिसको हम कह सकते हैं क्या, ये 410 को हम लोग 16, एक मिनट, हाँ, 14 से लेके 16 औंस इसका क्या होता है, भार हो जाता है। तो अगर कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है तो उसके लिए माफी मैं चाहूंगा। ठीक। इसके बाद हम लोग बाल की परिधि की बात करते हैं। जब बाल की परिधि की बात आती है तो ये 30 से 32 इंच देने ऑप्शन में दिया गया है, जो कि गलत दिया गया है, यानी कि स्टेटमेंट सी जो होता है गलत होता है। इसमें जो बॉल की परिधि होती है इंच के रूप में जब हम बात करें तो ये 27 से क्या होती है, 28 इंच होता है। अगर हम सॉरी, ये 27 से 28 इंच होता है। और इसी चीज को जब हम सेंटीमीटर की बात करते हैं तो ये क्या होता है, 68 से 70 सेंटीमीटर इसकी क्या हो जाती है, सरकमफ्रेंस आ जाती है, गोलाई आ जाती है, परिधि जिसको हम कहते हैं। स्टेटमेंट डी है गोल पोस्ट के मध्य से 7.32 मीटर की दूरी होती है। गोल पोस्ट, दोनों जो गोल पोस्ट जो खंभे लगे होते हैं उनके बीच की दूरी 7.32 मीटर होती है। ये स्टेटमेंट सही है। फिर ग्राउंड के गोल पोस्ट की क्रॉस बार की जो लोअर एज के मध्य जो दूरी होती है वो 2.60 मीटर की होती है। मतलब कि ये जो ऊंचाई की बात कर रहा है ये भी इसका सही स्टेटमेंट हो जाता है। तो ऑप्शन जो होता है आपका ए, बी, डी और ई इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाता है। इसमें सी ऑप्शन सिर्फ गलत होता है और ऑप्शन तीसरा इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाता है। इसका डिटेल चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि फीफा के रूल बुक से लिया गया है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं हैंडबॉल की। हैंडबॉल के में पुरुषों का भार क्या होता है, 425 से 475 ग्राम का होता है। बिल्कुल सही है। इसके बाद हम बात करते हैं महिलाओं के भार का भार, तो ये 350 न होके 375 तो होता है, लेकिन ये 325 से 375 ग्राम का होता है, इसलिए बी गलत हो जाता है। अब हम बात करते हैं पुरुषों के लिए व्यास, जो बॉल की व्यास क्या होती है, 19 सेंटीमीटर की हो जाती है। लेकिन यहीं पे पुरुषों जो महिलाओं का जो गेंद का व्यास होता है वो 18 सेंटीमीटर, 18 पॉइंट कुछ सेंटीमीटर का होता है। तो ये डी ऑप्शन का होता है, गलत हो जाता है। तो इसमें दो ही चीजें सही हैं, ए और सी इस प्रश्न का सही उत्तर होता है। तो और ये जो होता है रूल नंबर 3 हैंडबॉल में दिया गया है बॉल के बारे में, आप वहाँ से देख सकते हैं चीज़ों को। दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, 15 क्वेश्चंस इसमें शामिल किए गए थे। आप ज़रूर बताइएगा ये हमारा प्रयास आपको कैसा लगा। उम्मीद है आप सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर किए होंगे। जो भी समस्या हो आप हमारे व्हाट्सएप पे या इस वीडियोस में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और हमारे जूम पे चलने वाली क्लास से आप जुड़ भी सकते हैं। वहाँ पे हर सब्जेक्ट को विस्तृत तरीके से समझाने और बताने का काम किया जाता है। आप सबका शुभ हो। जय हिंद।